हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डे 4 लेक्चर ऑफ RBWM वन लाइनर सीरीज। सो दोस्तों, ये जो वन लाइनर सीरीज है, ये इसका हम लोग डे 4 आज डिस्कस करेंगे। दिस इज द पार्ट 4। ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड यू 3 पार्ट ऑफ दिस पार्टिकुलर सीरीज, एंड इन दिस लेक्चर वी आर डूइंग, वी आर जस्ट कवरिंग द वन लाइनर in the short form. All the concepts are covered in the short form. Along with that, I am providing you sufficient MCQs so that your concept become clear and you are able to remember all those concepts. So that is the main purpose of this one liner series, and this is our day 4. If you haven't watched the earlier series, the link is provided in the description section. You can go through them and just go through them and watch the videos. Now let's continue our one liner series day number 4. फ्रेंड्स, वी आर ट्राइंग टू कवर इच एंड एवरी कंसेप्ट। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट बताया जा रहा है आपको कि जो सिविल है, सिविल ट्रांस यूनियन क्रेडिट स्कोरिंग का एट्रीब्यूट क्या है। यानी दोस्तों, क्रेडिट स्कोरिंग में सिविल ट्रांस यूनियन जो है कुछ एट्रीब्यूट्स को कंसीडर करती है। पहला एट्रीब्यूट्स क्या है? पहला एट्रीब्यूट्स है कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन बाय द कस्टमर, यानी दोस्तों अपने अवेलेबल क्रेडिट का कस्टमर कितना यूज कर रही है। दूसरा है पेमेंट हिस्ट्री, क्या कस्टमर ने कोई डिफ़ॉल्ट किया है या पेमेंट को मिस किया है पास्ट में। तो ये पहला पॉइंट है, ये एट्रीब्यूट्स यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि दोस्तों क्या क्या इंडिकेटर है अच्छे क्रेडिट स्कोर का। तो सबसे पहला है दोस्तों कि हमारा प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड लॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री। तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि एक रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल बिहेवियर है ओवर द टाइम। दूसरा है कि डिफ़ॉल्ट यदि हो रहा है तो किस रीज़न से हो रहा है, रीज़न क्या है डिफ़ॉल्ट होने का। क्या डिफ़ॉल्ट जो है कुछ ऐसे सर्कमस्टांस के कारण हो रहा है जो कि इंडिविजुअल के कंट्रोल से बाहर है, तो ये हो सकता है। तो ये सभी गुड क्रेडिट स्कोर के इंडिकेटर्स हैं। तो पहला क्या है? प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, और दूसरा क्या है? डिफ़ॉल्ट ड्यू टू एनी रीज़न बियॉन्ड कंट्रोल। तीसरा है दोस्तों वार्निंग सिग्नल। सबसे पहला वार्निंग सिग्नल है कि मान लीजिए क्रेडिट का एक्स्ट्रा क्रेविंग होना, ठीक है, या फ्रीक्वेंट अननेसेसरी एप्लीकेशन करना उधार के लिए, तो ये सबसे बड़ा वार्निंग सिग्नल है। दूसरा वार्निंग सिग्नल है कि रिक्वेस्ट मल्टीपल टाइम्स लोन के लिए रिक्वेस्ट करना, या क्रेडिट या रिक्वेस्ट करना कि मेरा क्रेडिट बढ़ा दो। तो ये इंडिकेट करता है कि फाइनेंशियली वो पार्टिकुलर इनस्टेबल है, राइट। तो दोस्तों, अब पर्पस क्या है क्रेडिट स्कोरिंग का? तो पर्पस ये है कि सबसे पहला पर्पस है कि रिस्क को प्राइसिंग करना, ये पता लगाना कि इंटरेस्ट रेट क्या है और लोन का टर्म्स क्या होगा, किसके बेसिस पे? एप्लीकेंट के क्रेडिट वर्दिनेस के बेसिस पे और एसोसिएटेड रिस्क के बेसिस पे। तो इंटरेस्ट रेट को पता लगाना, लोन के टर्म्स को पता लगाना, एप्लीकेंट कितना क्रेडिट वर्दी है इसके बेसिस पे। तो ये हमारा होता है प्राइसिंग द रिस्क। दूसरा पॉइंट होता है एक्सपेडाइटिंग क्रेडिट डिसीजन, यानी स्पीड ऑफ क्रेडिट डिसीजन। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, लोन एप्लीकेशन को अप्रूवल का जो प्रोसेस है, इसको स्ट्रीमलाइन करना। दोस्तों, व्हीकल लोन के केस में, व्हीकल लोन में क्या आएगा? ऑटो रिक्शा, पैसेंजर, जीप, कार, टैक्सी। तो कोई मोरेटोरियम नहीं होता है, और रिपेमेंट जो है ना, जैसे ही हम व्हीकल का पोजीशन लेते हैं उसके 1 महीना बाद शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा, व्हीकल लोन के केस में कोई मोरेटोरियम नहीं होता है, और रिपेमेंट स्टार्ट 1 मंथ आफ्टर टेकिंग पोजीशन ऑफ द व्हीकल। फिर दोस्तों एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो भी लोन ग्रांट किया जाता है पर्सनल सिक्योरिटी पे, यानी गुडविल पे, बोरोवर के गुडविल पे, उसे हम लोग पर्सनल लोन कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बिग, देखिए एक यहाँ पे लिखा हुआ है बिग टिकट पर्सनल लोन का। तो बिग टिकट पर्सनल लोन का एक एग्जाम्पल है अनसिक्योर्ड लोन, जो कि सोशल और फाइनेंशियल पर्पस के लिए दिया जाता हो और जिसका एवरेज अमाउंट जो है 1 लाख से ऊपर होता हो, तो उसे हम लोग बिग टिकट लोन कहते हैं। दोस्तों, रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर क्या होता है? रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर बैंक का डिज़ाइन किया गया है। तो या तो हम लोन को डायरेक्टली रिलीज कर लें सेंटर से, या ब्रांच को हम एडवाइस करें कि वो लोन सैंक्शन से प्रोसीड करे। दोस्तों, रिटेल लोन को प्रोसेस करने में 2 मॉडल्स अवेलेबल हैं, एक स्टैंड लोन मॉडल है और एक है हमारा सेंट्रलाइज मॉडल। प्रत्येक का अपना अप्रोच है लोन एप्लीकेशन को हैंडल करने का। तो ये था कुछ कंसेप्ट। अब हम लोग इस पे एमसीक्यूज करेंगे। फ्रेंड्स, एमसीक्यूज करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपके लिए RBWM का कैप्सूल कोर्स तैयार है। बेसिकली इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है कि आपको कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिले। इस कोर्स का मैं आपको हाईलाइट बता देता हूं। आपको दोस्तों वन लाइनर मिलेगा, जो सीरीज़ मैं यहाँ पे शुरू किया हूँ, डेली वन लाइनर मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों जो क्विक रिविजन सेशन है हमारा, उसका PDF आपको मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों पिछले 5 जो एग्जामिनेशन हुए हैं RBWM के, उसके पेपर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको 4 मॉक टेस्ट देने को मिलेगा, और उसके अलावा दोस्तों 500 MCQs भी दिया जा रहा है, और ये सभी चीज़ मिल रहा है मात्र 99 रुपीज़ में। सो दोस्तों, इसके साथ साथ जो पहला 10 इनरोलमेंट होगा उनको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये सभी फैसिलिटीज़ है हमारे RBWM के कैप्सूल कोर्स में। So you can see the content of RBWM capsule course: full length mock test, 500 MCQs and case studies, previous year question, capsule PDF, one liner PDF, and everything you are getting in just ₹99. So friends, आपको करना क्या है? ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए।
or you can just WhatsApp on this number. Okay, you can do either of the thing. Either you install the app and you can search this particular course and enroll fast, because the first 10 member will get extra 10% discount. So this is a ultimate course for you because it includes everything that is needed for a last moment preparation. चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ MCQs कर लेते हैं। अभी जो कंसेप्ट हमने देखा, पहला सवाल ये है कि क्या एट्रीब्यूट्स को यूज़ किया जाता है क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल में जो कि सिविल ट्रांस यूनियन यूज़ करती है। पहला ऑप्शन है कस्टमर फेवरेट शॉपिंग डेस्टिनेशन, क्रेडिट यूटिलाइजेशन बाय कस्टमर एंड पेमेंट हिस्ट्री, मैरिटल स्टेटस ऑफ कस्टमर एंड कस्टमर फेवरेट कलर। तो मैंने आपको बताया था कि जो एट्रीब्यूट यूज किया जाता है उसमें है कि कस्टमर का क्रेडिट यूटिलाइजेशन और पेमेंट हिस्ट्री। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इंडिकेटर को देखा जाएगा अच्छे क्रेडिट स्कोर के लिए? कस्टमर का फेवरेट हॉबी, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन और लॉन्गर पीरियड क्रेडिट हिस्ट्री एंड रीजन फॉर डिफॉल्ट, कस्टमर फेवरेट फूड प्रेफरेंस, नंबर ऑफ सोशल मीडिया फॉलोअर द कस्टमर है। तो कौन सा इंडिकेटर को देखा जाएगा अच्छे क्रेडिट स्कोर के लिए? तो कितना फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, लॉन्गर पीरियड क्रेडिट हिस्ट्री है या नहीं है, यदि डिफॉल्ट हो रहा है तो किस कारण से डिफॉल्ट हो रहा है। सो दीज आर द इंडिकेटर दैट शुड बी सीन फॉर अ गुड क्रेडिट स्कोर। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि क्रेडिट स्कोरिंग में वार्निंग सिग्नल क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि वार्निंग सिग्नल का कुछ वार्निंग सिग्नल क्या हो सकता है कि आपको क्रेडिट के लिए क्रेविंग हो रहा है, अननेसेसरी शॉपिंग कर रहे हैं क्रेडिट के लिए, या दोस्तों रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारा रिक्वेस्ट आ गया लोन के लिए, एडिशनल लिमिट के लिए। सो दीज आर द वार्निंग सिग्नल्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रेडिट स्कोरिंग का पर्पस क्या है? कस्टमर की इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को प्रिपेयर करना, रिस्क को प्राइसिंग करना और क्रेडिट डिसीजन को स्पीड अप करना, डिसबर्समेंट को स्पीड अप करना, कस्टमर के फेवरेट मूवी को डिटरमाइन करना, बैंक के फेवरेट कलर स्कीम को डिटरमाइन करना। दोस्तों, क्रेडिट स्कोरिंग का मेन पर्पज है कि रिस्क का प्राइसिंग करना और अपने क्रेडिट डिसीजन को स्पीड अप करना। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स। दोस्तों, सवाल ये पूछा जा रहा है कि व्हीकल लोन के केस में रिपेमेंट कब स्टार्ट होता है? तो मैंने बताया था विद इन 1 मंथ। हाँ, 1 मंथ आफ्टर द व्हीकल पोजीशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो भी लोन पर्सनल सिक्योरिटी पे ग्रांट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सो दे आर कॉल्ड पर्सनल लोन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बिग टिकट पर्सनल लोन का एक एग्जांपल बता दीजिए। तो दोस्तों, जो भी अनसिक्योर्ड लोन किसी सोशल फाइनेंशियल पर्पस के लिए दिया जाता है 1 लाख से ऊपर के रेंज में, उसे हम लोग बिग टिकट पर्सनल लोन कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर RLPC का पर्पस क्या है? मार्केटिंग मटेरियल बनाना। ऑप्शन बी कर रहा है कि लोन को रिलीज करना सेंटर के एंड में और सैंक्शन और ब्रांच को एडवाइस करना, सैंक्शन को ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करना। तो दोस्तों, RLPC का मेन पर्पस है कि लोन को रिलीज करना या तो सेंटर के एंड में या ब्रांच को एडवाइस करना सैंक्शन के लिए। दोस्तों, क्या क्या मॉडल अवेलेबल है रिटेल लोन प्रोसेसिंग का? तो मैंने बताया था कि स्टैंड लोन है और एक सेंट्रलाइज है। अब दोस्तों, कुछ और कंसेप्ट को देख लेते हैं, आगे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट होता है जहाँ पे आप पैसा डिमांड पे विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट आता है। इसे कासा कहा जाता है। कासा का फुल फॉर्म होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। दोस्तों, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट को कंसिडर किया जाता है मदर ऑफ ऑल डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि ये बेसिक अकाउंट है जो कि लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेविंग के लिए। टाइम डिपॉजिट अकाउंट को टर्म डिपॉजिट भी कहा जाता है। ठीक है, तो सेम तरह के अकाउंट है, टाइम डिपॉजिट बोले या टर्म डिपॉजिट बोले। ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप एग्री करते हैं कि अपना पैसा जमा करेंगे एक सर्टेन पीरियड के लिए। दोस्तों, टाइम डिपॉजिट जो है चेक की तरह नहीं है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, राइट? तो इसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसको इंडोर्स नहीं कर सकते दूसरे पर्सन को। ये टिपिकली आप ही के नाम, जो ओरिजिनल अकाउंट होल्डर है उसी के नाम में रहेगा। दोस्तों, आज के समय में जो मैक्सिमम डिपॉजिट पीरियड है टर्म डिपॉजिट का, वो डिपेंड करता है कि कितना पैसा आप डिपॉजिट किए हैं। तो शॉर्टेड पीरियड 7 साल हो सकता है, लॉन्गर पीरियड 15 साल हो सकता है। फिर दोस्तों, बताया जा रहा है कि बैंक जो है कस्टमर को अलाउ करती है कि वो फिक्स डिपॉजिट को ओपन करे मैक्सिमम 120 महीना के लिए, यानी 10 साल के लिए। वो इनकरेज करती है कि डिपॉजिट जो हो 3 महीना के मल्टीपल में हो, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। फिर पॉइंट बताया जा रहा है दोस्तों कि जो एफडी पे इंटरेस्ट होता है उसको या तो क्वार्टरली लेवल पे पे किया जाएगा और कस्टमर चाहे तो उसे री इन्वेस्ट कर सकता है अपने एफडी अकाउंट में, जिसे कहते हैं हम लोग कुमुलेटिव एफडी या कंपाउंड इंटरेस्ट डिपॉजिट। फिर दोस्तों, बताया जा रहा है कि कस्टमर जिसके पास फिक्स डिपॉजिट है वो या तो चाहे तो इंटरेस्ट को क्वार्टरली इंटरवल पे ले सकता है, और यदि वो री इन्वेस्ट करना चाहता है एफडी में तो ये उसे कुमुलेटिव एफडी कहा जाता है। यदि कस्टमर रिक्वेस्ट करता है कि जो भी फिक्स डिपॉजिट पे उसका इंटरेस्ट है उसको शॉर्टर लेवल पे किया जाए, जैसे कि क्वार्टरली लेवल पे या मंथली लेवल पे, तो उसके क्रेडिट उसके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है या उसको चेक के रूप में भेज दिया जाता है। इसे हम लोग सिंपल एफडी कहते हैं। तो 2 तरह का एफडी मैंने बताया, एक कुमुलेटिव एफडी बताया और एक सिंपल एफडी बताया। दोस्तों, एक ऑटो स्वीप क्या होता है? ऑटो स्वीप को 2 in 1 अकाउंट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी सरप्लस फंड है ना आपके सेविंग या करंट अकाउंट का, उसको एफडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
और वैसे एफडी में जो कि ऑब्वियस सी बात है एफडी सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको देगा, ठीक है। तो ये से कि 2-in-1 अकाउंट कहते हैं। दोस्तों ऑटो स्वीप अकाउंट में क्या होता है कि यदि सेविंग और करंट अकाउंट का बैलेंस सफिशिएंट नहीं है कि वो डेबिट ट्रांजैक्शन के विड्रॉल को कवर कर सके, तो फंड जो है वापस एफडी से वापस ले लिया जाता है ताकि शॉर्टफॉल को कवर कर सके। इसे हम लोग रिवर्स स्वीप कहते हैं, ठीक है। ऑटो स्वीप अकाउंट को 2-in-1 अकाउंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रेगुलर सेविंग और करंट अकाउंट को एफडी के साथ ये कंबाइन करता है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी हो और हाई रिटर्न हो आइडल फंड पे। ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। कासा का फुल फॉर्म बता दीजिए। कासा का फुल फॉर्म होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। अगला आप बता दीजिए दोस्तों, सेविंग अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मदर ऑफ ऑल डिपॉजिट, मैंने बताया आपको। नेक्स्ट सवाल है टाइम डिपॉजिट का कॉमनली नेम क्या होता है? तो टाइम डिपॉजिट का कॉमनली नेम होता है हमारा टर्म डिपॉजिट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यदि टाइम डिपॉजिट, क्या टाइम डिपॉजिट रिसीव एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? क्या इसको आप इंडोर्समेंट से ट्रांसफर कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। टाइम डिपॉजिट को या टर्म डिपॉजिट को ये चेक की तरह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसे आप दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगला सवाल है कि मिनिमम पीरियड टर्म डिपॉजिट का कितना है? तो दोस्तों मिनिमम पीरियड है 10 ईयर्स। मिनिमम पीरियड है 7 days एंड मैक्सिमम पीरियड इज 7 days फॉर डिपॉजिट ऑफ 15 लाख एंड अबव, 15 days फॉर अमाउंट बिलो 15 लाख। तो यदि आपका अमाउंट जो है 15 लाख से ऊपर का है तो 7 दिन, और यदि 15 लाख से कम का है तो 15 दिन। दोस्तों टिपिकल मैक्सिमम पीरियड कितना होता है एफडी का? तो 10 साल होता है, 120 महीना। ऑटो स्वीप जो है क्या करता है? तो दोस्तों ऑटो स्वीप क्या करता है, आपका जो फंड है एफडी, जो एक्सेस फंड है, उसको एफडी अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इसको 2-in-1 अकाउंट कहते हैं। तो सिंपल एफडी में इंटरेस्ट का क्या होता है? तो सिंपल एफडी में इंटरेस्ट जो है कस्टमर के सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है या चेक से भेज दिया जाता है। ऑटो स्वीप अकाउंट में उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब एफडी को विड्रॉ कर लिया जाए तो उसको रिवर्स स्वीप कहते हैं। जब एफडी के पैसे को निकालकर आपका जो सेविंग या करंट अकाउंट में शॉर्टफॉल है उसको कवर किया जाता है, उसको हम लोग रिवर्स स्वीप कहते हैं। ऑटो स्वीप अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता है? 2-in-1 अकाउंट होता है। अब हम लोग कुछ और कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके लिए RBWM का यदि आप इस वन लाइनर के PDF को चाहते हैं, इस तरह के MCQs को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 500 MCQs आपके लिए सेपरेटली प्रिपेयर किया गया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, साथ ही साथ दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं पिछले 5 अटेम्प्ट का, और इसके अलावा दोस्तों आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहते हैं, सभी कुछ आपको ₹99 में मिल रहा है हमारे RBWM के कैप्सूल कोर्स में। तो आज के आज इनरोल हो जाइए इस पार्टिकुलर कोर्स में, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगा। अब दोस्तों हम लोग हाउसिंग लोन की बात करते हैं। हाउसिंग लोन क्या है? हाउसिंग लोन के अंदर कुछ मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। मार्जिन क्या होता है? डाउन पेमेंट होता है जो कि बोरोवर करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ रेगुलेशन बनाया है लोन टू वैल्यू रेशियो का। ये जो लोन टू वैल्यू रेशियो है इसको LTV कहा जाता है। ये LTV बताता है कि मैक्सिमम लोन अमाउंट रिलेटिव टू द प्रॉपर्टी वैल्यू, राइट। तो दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि ये इंश्योर करने के लिए कि जो LTV रेगुलेशन है वो इफेक्टिव है या नहीं है, तो बैंक क्या करती है कि जो एडिशनल चार्जेज है जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, इसको इंक्लूड नहीं करती है फाइनेंसिंग, जब वो फाइनेंस करती है किसी हाउसिंग प्रॉपर्टी को, जब वो लोन अमाउंट को कैलकुलेट करती है, मतलब इसको साइड रखा जाता है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है आपको पर्सनल लोन के बारे में। पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन होता है, मतलब इसमें कोई कोलेटरल नहीं होता है, और दोस्तों ये बोरोवर के क्रेडिट वर्दिनेस पे डिपेंड करता है, पर्सनल गारंटी पे डिपेंड करता है टू सिक्योर द लोन। दोस्तों बताया जा रहा है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन इसने स्टैंडर्डाइज मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है ताकि कंसिस्टेंसी को इंश्योर कर सके डिसबर्समेंट गाइडलाइन में एजुकेशन लोन के लिए अक्रॉस डिफरेंट बैंक। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो हमारे एजुकेशन लोन होते हैं ना, वो जॉइंटली प्रोवाइड किए जाते हैं स्टूडेंट को और उनके पेरेंट या गार्जियन को। ये शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इससे क्या होता है कि आपका लोन सिक्योर होता है और रीपेमेंट को आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जब भी स्टूडेंट अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर लेगा या जब उसको नौकरी मिल जाएगी, तो जिसने एजुकेशन लोन लिया था उसको मॉरेटोरियम पीरियड दिया जाता है, 1 साल का मॉरेटोरियम पीरियड दिया जाता है, इससे पहले कि उसे लोन का रिपेमेंट शुरू कर देना है। ये जो रिपेमेंट है ना, वो कब स्टार्ट होता है? जब वो जॉब को सिक्योर कर लेगा, जो भी या तो जॉब सिक्योर कर लेगा या जब रिपेमेंट स्टार्ट हो जाएगा, पीरियड जो फिक्स था। दोस्तों रिटेल और क्या बताया जा रहा है आपको? बताया जा रहा है दोस्तों कि रिटेल लोन प्रोसेसिंग जो है 2 मॉडल को फॉलो करता है। एक तो है स्टैंडर्ड लोन मॉडल, एक है सेंट्रलाइज मॉडल, मैंने पहले ही बताया था। तो दोस्तों स्टैंडर्ड लोन मॉडल में क्या होता है कि लोन प्रोसेसिंग को इंडिपेंडेंटली हैंडल किया जाता है ब्रांच लेवल पे, मतलब प्रत्येक ब्रांच जो है ना बैंक का, वो लोन एप्लीकेशन को मैनेज करेगी और डिसीजन लेगी। सेंट्रलाइज मॉडल में क्या होता है कि लोन प्रोसेस सेंट्रलाइज होता है स्पेसिफिक लोकेशन पे, जो कि ऑर्गेनाइज होता है ज्योग्राफिकल रीजन से। तो ये जो सेंट्रलाइज मॉडल है ये एफिशिएंसी को बढ़ाता है और कंसिस्टेंसी को बढ़ाता है लोन प्रोसेसिंग में। आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारा RBWM कैप्सूल कोर्स का डिटेल है।
पहला सवाल है कि हाउसिंग लोन का मार्जिन जो है किससे सब्जेक्टेड होता है। तो बताया था मैंने आरबीआई के लोन टू वैल्यू रेगुलेशन से सब्जेक्टेड होता है। वाट बैंक जो है क्या इंक्लूड ना करे अपने कॉस्ट ऑफ फाइनेंस हाउसिंग प्रॉपर्टी में, ताकि एलटीवी नॉर्म्स की इफेक्टिवनेस को मेंटेन रखे। तो मैंने बताया था स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, इन सभी को बैंक इंक्लूड नहीं करती है। नेक्स्ट है कि पर्सनल लोन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो पर्सनल लोन में कोई कोलेटरल होता नहीं है, वो दोस्तों क्रेडिट वर्थिनेस पे डिपेंड करता है, इसलिए पर्सनल गारंटी पे डिपेंड करता है। कौन सा इनिशिएटिव इंडियन बैंक एसोसिएशन ने इंट्रोड्यूस किया। तो मैंने बताया था दोस्तों मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट सवाल है एजुकेशन लोन टिपिकली किसे दिया जाता है। तो जॉइंटली दिया जाता है स्टूडेंट को और उनके पेरेंट को। कितना टिपिकल मॉरिटोरियम पीरियड होता है एजुकेशन लोन का। तो 1 साल का होता है आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज़ और गेनिंग एम्प्लॉयमेंट, जो भी पहले हो जाए। दो इंपॉर्टेंट मॉडल क्या है रिटेल लोन प्रोसेसिंग का, एक स्टैंड लोन मॉडल है, एक सेंट्रलाइज मॉडल है। स्टैंड लोन मॉडल क्या होता है। तो प्रोसेसिंग लोन इंडिपेंडेंटली एट ब्रांच लेवल, कोलैबोरेटिव प्रोसेसिंग विथ मल्टीपल बैंक, आउटसोर्सिंग लोन प्रोसेसिंग टू थर्ड पार्टी एजेंसी, प्रोसेसिंग लोन एक्सक्लूसिवली एट द हेड ऑफिस। तो स्टैंड लोन में क्या होता है दोस्तों कि लोन का प्रोसेसिंग जो है इंडिपेंडेंटली होता है ब्रांच लेवल पे। सेंट्रलाइज मॉडल में क्या होता है कि लोन का जो प्रोसेसिंग होता है वो सेंट्रलाइज लोकेशन पे होता है, जो कि ब्रांच के ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। तो दिस इज आवर day number 4 one liner series. Hopefully you enjoyed the session. Do like the session if you think that this video is useful to you in certain way, and also share with your friends. And if you want to enroll for RBWM capsule course, then the link is provided in the description section. So we will also bring day number 5. So do subscribe to our channel so that you receive notification whenever we upload the video for day number 5 RBWM. Thank you.